इस शानदार जैविक संगोष्ठी के आयोजक काफ़ी बड़े लोग इसमें शामिल हैं। बड़े लोग यानी कि जो इस देश का भला करते हैं या करना चाहते हैं, वो इसमें शामिल है। और ये स्टार्ट हुआ है बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर के, और अच्छे उद्देश्य में आगे बढ़ जाना ये महत्वपूर्ण है। कितने लोग साथ में हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये काम ही ऐसा है। कबीरदास जी ने कहा है कि जो घर छोड़े आपनो चले हमारे संग। ये युवा मनोज मिश्रा जी, इनकी पूरी गैंग, वैशाली मैडम, ये जो इसके जो यंगस्टर जो जुड़े हुए लोग हैं इससे, ये इतने एनर्जेटिक हैं कि 1 महीने 1.5 महीने पहले से मुझे बुक कर लिया इन्होंने और सतत मेरे संपर्क में है। मैं आज सिर्फ उतनी बातें बताऊंगा क्योंकि यहाँ जो जेंट्री बैठी है, आप सब जैविक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई ABCD बताने की ज़रूरत नहीं है। जैविक के 150 नहीं 5000 नुस्खे हैं, मैं उनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं मूल बातों की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। मेरा एक ही मंत्र है जिसको लेकर के मैं निकला हूँ, वही कबीर की स्टाइल में कि जो घर छोड़े आप ना चले हमारे संग। भोजन तो जहर से मुक्त रहे, पहला उद्देश्य भोजन जिसके लिए हम जी रहे हैं। भोजन तो जहर से मुक्त रहे, हवा भी हो अमृत जैसी। ये वस्त्र जहर से मुक्त रहे, जब करें थोड़ी थोड़ी जैविक खेती। ये एक मूल मंत्र लेके निकला हूं और इसमें हम सब आहुति दें, इसको करने वाले भी, इसको प्रमोट करने वाले भी, इसका शिक्षण देने वाले भी और जैविक का उपयोग करने वाले भी। आज सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात जो कही जाती है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। ये गंगा इसलिए मैली हो गई, यदि गंगा रुकेगी तो मैली होगी। गंगा को बहने दो, नर्मदा को बहने दो। यदि ये बहती रहेगी तो ये मैली हो ही नहीं सकती। जैविक करने वाले किसी ने 15 साल पहले शुरू किया, कृषि विभाग ने अलग जलाया था, आत्मा विभाग ने अलग जलाया था। जैविक करे, बहुत अच्छी शुरुआत भी हुई, काफ़ी लोगों ने किया। मगर हिमालय की यात्रा में कई लोग निकलते हैं, मगर रास्ते में कुछ लोग लंगड़े हो जाते हैं, कुछ लोग लूले हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आखिरी में उस कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाते हैं। तो इस जैविक में भी काफ़ी लोग जुड़े और उन लोगों में कुछ लोग जल्दी हताश हो गए। पर एक बात मैं विशेष बता दूं आपको कि जो लोग जैविक के प्रति हताश हो रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब जैविक से जुड़े लोगों को और जैविक से जुड़े हुए किसानों को ये दुनिया अपने हाथों पर उठाएगी, अपनी पलकों पर बिठाएगी। ये सपना मैं देख रहा हूँ, और सपना रात को नहीं, मैं दिन में देखता हूँ काका जी। मैं दिन में देख रहा हूँ कि ये दिन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में एक बात चल गई है कि भारत से आने वाली चीज़ों में जहर बहुत होता है। क्या कपास के कपड़े, क्या गेहूं, क्या बासमती चावल, क्या फल, क्या फूल। और कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि भारत की तरक्की से नाराज हैं, परेशान हैं। वो ऐसी चीज़ों को बहुत पब्लिसाइज करते हैं, अरे वहाँ तो जहर निकला। मेरे दोस्तों, भारत से जाने वाली हर चीज़ अगर प्रतिबंधित हो गई विदेशों में, तो ये गंगा का बहना रुक जाएगा, और गंगा का बहना रुक गया तो ये गंगा सड़ने लगेगी। किसान कुछ नहीं कर सकता। किसान को ये यहाँ की लोकल मंडी या ये व्यापारी
तब तक भाव नहीं दे सकते जब उन व्यापारियों को, उन मंडियों को, उन कंपनियों को विदेशों में भाव नहीं मिले। तो ये विदेशों का फ्लो, आजकल इस पे एक बैन आ रहा है बार बार कि जो आप विदेश माल भेज रहे हो ये माल जैविक है कि नहीं है। आगे पीछे जो लोग आज जैविक से दूर हैं वो भी पलट के आएंगे। दुख तो तब होता है कि जैविक की सलाह देना, जैविक का प्रशिक्षण देना, जैविक से जुड़े हुए या कृषि से जुड़े हुए तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं जब दिल से इसके साथ जुड़ेगी, इस अभियान के साथ, तभी इसका कल्याण होगा। लोग, हमारे ही लोग आज भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जैविक से क्या होना है। पर मैं आपको बता दूं एक विशेष बात, मैं वास्तव में मैं दिन में सपना देखने का आदी हूं और मैंने ये सपना देखा है कि आज जिस तरह से कंप्यूटर ट्रेंड व्यक्ति के सामने एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को अनपढ़ महसूस करता है, मैं भी हूं उसी लाइन में। मेरे बच्चों से सब काम करवाता हूं मैं इसका, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता। सही कह रहा हूं मैं, अभी भी ये मेरी हालत है। तो जिस तरह से कंप्यूटर ट्रेंड एक बच्चे के सामने बड़े बड़े लोग अपने आप को अनपढ़ महसूस करते हैं, उसी तरह से ज्यादा नहीं, अभी 2-4 साल के अंदर एक ऐसा समय आ रहा है जब जैविक करने वालों के सामने ये केमिकल करने वालों के हाथ टिक जाएंगे और केमिकल करने वाले अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे, अपने आप को डिफॉल्टर महसूस करेंगे कि यार हमने जैविक पहले चालू क्यों नहीं करी। तो आप घबराइए मत, जैविक का बहुत अच्छा समय आ रहा है। और ये ऐसी जो कोरोना जैसी बीमारी आएंगी ना विश्व में, तो ये दुनिया को सिखा देगी कि जैविक क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मालूम पड़ी है, इम्यूनिटी एक शब्द आया है कोरोना के दौरान, एक इम्यूनिटी शब्द बार बार सुनने में आ रहा है। इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की वो ताकत खत्म हो रही है जिसके अभाव में हम बहुत जल्दी बीमारियों से ग्रस्त होते रहेंगे। क्या कोरोना, क्या स्वाइन फ्लू, दुनिया भर के जितने भी वायरस वाली जो बीमारियां हैं ये सब लंग्स से संबंधित है, लंग्स, फेफड़े से। और फेफड़े में जाना चाहिए शुद्ध प्राणवायु। यदि उन फेफड़े में जाने वाली शुद्ध वायु की जगह पर अगर ये जहर घुसेगा, ये रसायन का जहर घुसेगा, तो ये फेफड़ों का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। जब फेफड़े 100% क्षमता के साथ काम नहीं करते तो फिर उस व्यक्ति को जरा सा, आंखों से भी नहीं दिखने वाला जरा सा जीव, कोविड-19 ये भी अटैक कर देगा। मगर यदि फेफड़े मजबूत है, वहाँ ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त स्थान है, तो उसको कोविड का बाप भी आ जाए तो उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आपको एक विशेष बात और मालूम पड़ी होगी कि पहले लोग ये कहते थे कि यार शुद्ध हवा लेना हो चलो गांव में, चलो गांव में 2 दिन, मेरे मामा जी का गांव है वहाँ अपन चलते हैं और वहाँ थोड़ा टाइम पास करेंगे, देखो शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, देखिए से मज़ा लीजिए। मगर अब ये बोलना छूट गया है, अब ये बात कोई नहीं बोलता है, क्योंकि सोयाबीन में ही अभी जो ये गया सीजन, सोयाबीन के अंदर ही 8-8 बार दवाइयों का स्प्रे हुआ, 8 बार। अब आप सोचो पूरे गांव में सोयाबीन लगा हुआ है, अड़ोस पड़ोस सब दूर सोयाबीन लगा हुआ है, घर से बाहर निकलो तो सोयाबीन लगा हुआ है, और उस सोयाबीन पर रात दिन छिड़काव हो रहा है उन दवाइयों का जिनमें से कई दवाइयाँ तो प्रतिबंधित है। उनको पीना खाना तो दूर की बात है, उसमें श्वास लेना भी कठिन काम है। उस दवा का स्प्रे हो रहा है। क्या हमारा मालवा, निमाड़ में चले जाओ तो कपास में और मिर्ची में तीसरे दिन स्प्रे हो रहा है, मिर्ची में तीसरे दिन स्प्रे हो रहा है, फिर भी मिर्ची वायरस के आगे हाथ टिक गए। ये बहुत सबसे छोटा जीव, ये वायरस, ये आज पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। क्या मिर्ची, क्या सोयाबीन में पीला मोज़ेक वायरस, ये नई बीमारियां जो पहले अक्सर इन फसलों में नहीं दिखती थी, ये क्यों आ रही है? क्योंकि इस हवा का, इस मिट्टी का, इस पानी का, इनमें ही इम्यूनिटी खत्म हो गई है। इनमें इतना, जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन की जगह है उस जगह पर ये प्रदूषण बैठ गया। तो ऐसे में मनुष्य तो क्या है, जानवर भी परेशान है। इसमें सिर्फ वही कीड़े
आनंद ले रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और सबसे कहते हैं कमज़ोर इम्यूनिटी अगर किसी की है तो वो है मनुष्य। तो हम हमारी चिंता नहीं करेंगे तो फिर कौन इसकी चिंता करेगा। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मालूम पड़ी, यदि आप कुछ नहीं करें, एक पौधे की ओर देखें, एक सीताफल का पौधा आता है, सब जानते हैं सीताफल को। जो गांव से संबंधित लोग हैं वो जानते हैं कि सीताफल के पौधे में, सीताफल के पत्तों में न तो कोई ईल आती है, न कोई माहो आता है, न कोई वायरस आता है। जब मुझे याद है मेरे बचपन में, मैं यहीं पास के गांव का हूं, कलारिया का, जब भैंस के बछड़े या गाय के बछड़ों के पेट में जब वर्म्स पड़ते थे, जब गिंडोले पड़ते थे, तो मेरी दादी माँ सीताफल के पत्तों को कूच कर और उसका पानी उस नाड़ में लेकर के उस बछड़े को पिला देती थी। दूसरे दिन उसके गोबर में अच्छे खासे बड़े बड़े गिंडोले बाहर निकलते थे मर करके। और ये कौन से गिंडोले हैं, इनको मैंने आज उन गिंडोलों को हाथ लगा करके और मैंने छू के देखा तो ये बहुत हार्ड है, ये इलास्टिक जैसे, इनको खींचो तो ये टूटते नहीं है आसानी से, ये ऐसे गिंडोले। जब ये गिंडोले सिर्फ सीताफल के पत्तों के रस से मर सकते हैं, तो क्या आपके चने की इल्ली, क्या सोयाबीन की इल्ली, क्या इनसे भी खतरनाक है? नहीं, ये तो बहुत कमजोर है। तो थोड़ी सी कल्पना करो कि कांक में छोरो न जगत में ढिंडोरो। आप उसी सोयाबीन की हालत देखिए। सोयाबीन को तीसरे चौथे दिन दवा डालना पड़ रही है तो भी सोयाबीन न्यू लूला लट, ऐसा ये हालत हो रही सोयाबीन की। ये खूब सेवा कर रहे हैं इस डॉलर की, इस चने की, खूब दवाइयां ठोक रहे हैं, फिर भी आखिरी में आते आते फल आते आते वो खड़े खड़े सूख गया बापा। ये और उसी खेत की मेड़ पर ये सीताफल खड़ा है, पानी गिरे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उस साल खूब सीताफल आते हैं। पानी नहीं गिरे तो भी खूब सीताफल आते हैं। इनमें ये इम्यूनिटी कहाँ से आई? इस इम्यूनिटी को चुराई है, ये हमारे मेड़ पर खड़ी है। कि कहाँ ढूंढने जाते हो? मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कहाँ जा रहे हो मेरे को ढूंढने के लिए? मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हम लोग हैं, खरीदार जो लोग हैं, हम जो शहर में रहते हैं, हम इस मेले से खाली इतना सा संकल्प ले लें, इस मेले को खाली मेला मत समझें, इस मेले को खाली घूमने का स्थान नहीं समझें। बच्चों को लेकर के भी यहाँ आए ताकि अभी से उनके दिमाग में जैविक का कॉन्सेप्ट बैठ जाए। नहीं तो इनको आज भी जितना बर्गर पिज्जा में मजा आ रहा है, इनको आज भी ज्वार की रोटी में मजा नहीं आएगा। इनको बताइए कि ये जैविक की रोटी है और ये पिज्जा बर्गर मैदे का है, इसमें क्या डला है? इसमें वो टमाटर डला है कि वो टमाटर आपकी प्लेट में जब आएगा तो उस टमाटर की फसल में किसान कम से कम 12 या 13 बार दवा डाल चुका है, 13 बार दवा डाल चुका है, तब जाके टमाटर आपकी प्लेट में आया है। और स्कूल की मैडम कह रही है कि हरी सब्जी भेजिए, बच्चे के टिफिन में हरी सब्जी भेजिए, सलाद भेजिए, टमाटर भेजिए। वो बेचारी सुबह सुबह वो गृहिणी, उसको कोई काम नहीं है, उठते ही बराबर पहले वो टिफिन बनाती है मस्त, और उसके अंदर गोभी, कौन सी गोभी, जो 15 बार दवा डालने के बाद ही आती है अपने घर में, 15 बार दवा डली हुई गोभी उसके अंदर वो काट के जल्दी जल्दी सब्जी बघारती है और 4-5 स्लाइस टमाटर की रख करके टिफिन दे करके उसको जब तक टाटा बाय बाय नहीं कर दे, जब तक बापड़ी वह भी अपना खुद आड़ी नहीं देखे, तब वह देखेगी आज हूँ माथो न हुआ, तब समझ में आए बापड़ी के उन्हें छोरा के जब तक विदा नहीं करे। और तुम्हारे विदा नहीं करे जब तक कि यार आज मगर वहाँ बुलाए हुआ कृषि विभाग में हूँ वहाँ जाऊँगा, तब तक ओके जक नहीं मिले। तो ये जो महिला है, ये जो गृहिणी है, इसका आप त्याग देखिए। पर ये गृहिणी ये नहीं जानती बेचारी कि मेरे बच्चे को जो मैं टिफिन दे रही हूँ, क्या ये वास्तव में मैं विटामिन ही दे रही हूँ? कि विटामिन के साथ में ऐसा तो नहीं है कि मैं मोनोक्रोटोफास, अवांट, क्लोरोपायरीफास ये तो नहीं भेज रही हूँ टिफिन में। और अब सोचो, जब ये इतनी खतरनाक दवाइयाँ हैं, जब एक हाथी को भी इन्होंने बीमार कर दिया,
जू में हाथी सिर्फ इसलिए बीमार हो गया, एक जू की रिपोर्ट थी, कहाँ की थी, ग्वालियर की कहाँ की थी, वो सिर्फ इसलिए बीमार हो गया कि उसको जो खिलाया जाता था हरा, वो सब्जी मंडी का निकला हुआ वेस्टेज था। तो सब्जी मंडी का निकला हुआ वेस्टेज यानी कि यही गोभी के पत्ते, यही टमाटर कच्चा पक्का सड़ा हुआ, वही सब था, वही उसने खाया और वो बीमार हुआ। उसके शरीर के अंदर से ये सब तमाम केमिकल निकले, जबकि वो मुहावत कह रहा है कि मैंने कोई जहर नहीं खिलाया, फिर ये मेरा हाथी क्यों बीमार हो गया? उसके शरीर में से कहाँ, जब ये हाथी बेचारा, जब हाथी बीमार हो सकता है इन चीज़ों को खा करके, तो तुम्हारा 5 साल का बच्चा उसका क्या होता हो? मेरा एक निवेदन है कि और कोई नहीं, गृहिणियाँ, ये माताएं अगर ये संकल्प ले ले, अगर ये भूख हड़ताल कर दे कि हम वही चीज़ खिलाएंगे जो इस दुनिया में जैविक हो, हम ये रासायनिक सब्जियां भी नहीं खिलाएंगे हमारे बच्चों को, जिस दिन माताएं ये वाली जवाबदारी अपने हाथ में ले लेगी, उस दिन मैं कह रहा हूँ सही मामले में जैविक की वैल्यू होगी। क्योंकि वही जानती है कि जो वो खिला रही है, अगर वो जहर है तो दुनिया, आजकल ज़्यादा बच्चे हैं कहाँ यार, किसी घर में एक है, किसी घर में 2 है। ये शेर के बच्चा एक ही अच्छा, अपन ने बहुत ईमानदारी से पालन भी किया। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अपन ने बहुत ईमानदारी से इस नियम का पालन भी किया। अरे ये शेर के बच्चों को बचाएगा कौन? मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि इन मासूम बच्चों को जितनी जल्दी इफेक्ट होता है जहर का, इतना बड़ों को नहीं होता है। जब हाथी को इफेक्ट हो सकता है तो हमारे घर का ये 5 साल 10 साल का बच्चा निरीह, इसको मालवा में बोलते हैं पसूड़ो, बोलते हैं ना बच्चों को पसूड़ो, यो कहीं समझे बिचारो। तो यो इन्हें ना पसूड़ा के यो मालूम है नहीं कि हमारी मम्मी मगर जहर खवाड़ी रोज की रोज। तो मेरी मम्मियों से, सभी मम्मियों से और सभी पापाओं से मेरा निवेदन है कि इसके लिए अपने को जागरूक होना पड़ेगा। यदि भविष्य में यदि ये बच्चे समझदार हुए और इनको मालूम पड़े कि हमारा माए बाप ने मगर जहर खवाड़ी, अरे जहर खवाड़ी छोटे से बड़ो करो, उस दिन ये हमारे फोटो के ऊपर माला भी नहीं डालें। ऐसा कौन बच्चा है फिर ऐसे माँ बाप को वो रेस्पेक्ट करेगा? मेरा आपसे विशेष निवेदन यही है कि थोड़ा सा इस ओर मंथन की जरूरत है। और मैं आपको एक बात, एक और गलतफहमी घुसेड़ देते हैं हमारे ही लोग, खेती से जुड़े हुए हमारे लोग मतलब समझ जाओ आप, वो ये गलतफहमी घुसेड़ देते हैं, दादा ये जैविक में ऐसा है, शुरू में थोड़ा सा नुकसान होगा। अरे तुम कह रहे हैं कि नुकसान होएगा 2-3 साल, तो कोई बापड़ो वो जो किसान है वो कोई साधु है जिसके तुम पहला डर ही रहा कि नुकसान होएगा, तो फिर वो क्यों करेगा जैविक को? ऐसा मूर्खतापूर्ण बातें बोलते हैं। और ये मूर्खतापूर्ण बातें कौन बोलते हैं? जिन्होंने खेती का रस नहीं लिया है, जो ऊपर से आकाश से टपक करके और ग्रेजुएट बन गए, पोस्ट ग्रेजुएट बन गए और भगवान ने उनको नौकरी भी दे दी। ऐसे लोग गलतफहमी पैदा करते हैं। कौन कहता है कि 3 साल पैदावार कम होती है? अरे ये जो खेती है, ये जो पौधा है, ये भी तो जीव है। जीव को पेट भर के खिलाओ। जब पेट भर के खिलाओगे तो खेती कमजोर कैसे होगी? प्रोडक्शन लॉस कैसे होगा? कभी भी नहीं होता लॉस। मैंने देखा है जैविक से कभी भी लॉस नहीं होता है। लॉस वहाँ होता है कि जैविक के नाम पर तुम रसायन डालना बंद कर देते हो, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालना बंद कर देते हो, और पर्याप्त मात्रा में उसको जैविक भोजन तो करा दो। वो बंगाल का आदमी चावल खाता है, चावल खा के मस्त है, वो पेट भर जाता है। ये अय्यर साहब जहाँ से, वहाँ भी चावल खाने आइए। वहाँ इंग्लैंड में चले जाओ तो वहाँ भी रोटी की जगह पे मुर्गा खाए, मुर्गा टंगिया बापड़ा होनी हूँ देखी ना आयो, ये वहाँ टंगिया है यूँ, उन्हें मुर्गा से काम चले रहा अभी। और हम लोग मारवा निमाड़ का लोग, मध्य प्रदेश का लोग, दाल बाटी, मक्का को रोटो, ज्वार को रोटो, अपन दुनिया भर की इतनी सारी डिश खाई रहा, तो अपन कोई उनसे कमजोर क्या? उन्हें मुर्गा खाने उनसे जब उससे भी पेट भर रहा है, इस गेहूं चावल और ज्वार की रोटी से पेट भर रहा है, तो फिर पेट भरना जब हमारा उद्देश्य है और ताकत में कोई कमी नहीं होती है, तो फिर ये किसने कह दिया कि जमीन के अंदर डीएपी नहीं डालोगे तो पैदावार कम हो जाएगी? अरे उसकी जगह पे डालो नहीं। और हूँ कह रहे हो कि यदि तुमने डीएपी डाली तो कहीं डाली, 2 चीज डाली। अभी मैं एक कंपनी के साथ गया था जिनका कि ये बनता है अपना
क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैंने किसानों को यही समझाया कि एक पिक्चर आई थी जिसका डायलॉग था, कितने आदमी थे। कौन सी पिक्चर? शोले। ये जब शोले पिक्चर आई थी तो उसमें एक डायलॉग और बहुत फेमस हुआ था, आदमी 3 और गोली 6, बहुत नाइंसाफी है। वो गब्बर सिंह अपनी पिस्तौल की 6 गोलियों में से 3 को हवाई फायर कर देता है, और आदमी भी 3 और गोली भी 3, और उसके बाद जो फायरिंग करता है वो तो एक बार में तीनों को निपटा देता है, और उसके बाद फूंक मार के बोलता है, जो डर गया सो मर गया। ये जमीन इसको चाहिए 16 तरह को खाद, और हम दे रहे हैं 3, एन, पी और के। यह मांगी रही है 16 खाद, तुम्हारी फसल उठे रही है, ये सोयाबीन, ये चना, यह लहसुन, ये कांदा, इन्हीं जमीन से 16 चीज उठे रही हो पिछले 1000-2000 साल से, और हम दे रहे हैं 3। बहुत नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी को कैसे पूरा करोगे? आपके पास में रसायन में इतनी चीजें नहीं है। यदि आज आप रसायन के माध्यम से यदि आप पूर्ति करोगे, एन, पी, के, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, कोबाल्ट, 17, और वो अमेरिका कह रहा है कि 24, कभी इनकी पूर्ति करोगे आप रसायन के माध्यम से तो खेती करना ही छोड़ना पड़ेगा। अफीम की खेती करने वाला भी इतना खर्चा नहीं कर सकता। तो आखिरी में कहाँ आना पड़ता है? अब लौट चलें। इस गोबर से बनी हुई खाद में वो सब 16-17 चीजें हैं जिसकी जरूरत पौधे को होती है। पर बीच में एक ऐसी आंधी आई क्रांति के नाम से, हरित क्रांति के नाम से एक ऐसी आंधी आई कि उसने इस गोबर के खाद को ये बापड़ा इना घूड़ा के, इना उकेड़ा के, इन्हें बिल्कुल एकदम कोना में बैठे दिया। कोना में नहीं, गांव को बाहर बैठे दिया, और तब से इसकी कद्र घटी है। तो आज कह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, यार गोबर का खाद डालो। तो आज किसान को जो एक परिपाटी हाथ लग गई है, उस परिपाटी से उसको अलग करने में थोड़ा समय तो लगेगा, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। किसान भाइयों से मेरा एक ही आह्वान है, कोई कितनी भी जैविक की बात कर ले, चाहे मैं भी करूं, पर मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी जितनी जमीन है, पूरी जमीन से हम जैविक चालू नहीं करें। ये हरिराम जी बैठे हैं, इनका लिया था गांव आत्मा ने, इनको ये कहा था कि 1 एकड़ में करो। आज इनकी 2-3 एकड़ जमीन जैविक में है। शुरुआत में कभी भी बड़ी बात मत भरो। हमारे माड़वा में कहावत है कि आसो भारो नहीं होनो, कि इतना हाथ फैलाना पड़े, वो तुम्हारे से उठेगो ही नहीं, है ने? बिल्कुल छोटो बंडल होएगा तो उठाना में दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये जैविक भी अगर आपको चालू करना है तो एक साथ आपकी पूरी जमीन में मत कीजिए, वरना हम धोखा खा जाएंगे। छोटे से खेत से, एक खेत से अपन चालू करें, और कोई भी छोटी स्टेप जब हम उठाते हैं तो वो स्टेप आगे जाकर के बहुत बड़ी स्टेप बनती है। चाहे धीरू भाई अंबानी का केस हो, चाहे टाटा का केस हो। टाटा के बारे में तो किसी ने यहाँ तक कहा है कि वो भी एक चौराहे पर बैठ करके जूते सिलाई करता था। बाटा, वो भी एक चौराहे पर बैठ के जूते की सिलाई करता था, और वो आज पूरे विश्व में बहुत बड़ा जूते के उत्पादक हुए। उनके बराबर कोई नहीं रहा है। उसके बाद तो कई आए, मगर स्टार्ट में तो हर व्यक्ति का स्टार्ट ऐसे ही होता है। तो जैविक का भी स्टार्ट हम 1 बीघा 2 बीघा से शुरू करें, और देखिए आप, इसका बड़ा मजा आएगा। इसमें कहाँ गलती होती है और कहाँ इसमें खास बात है, वो सिर्फ सीखने के लिए मिलेगी। और हमको कोई बाहर का आदमी सिखाने क्या आएगा, वो तो आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है। आपको तो खाली इतना करना है कि अपने खेत को प्रयोगशाला बना लो, और जैविक के लिए किसी वैज्ञानिक की तलाश मत रहना। तुम खुद वैज्ञानिक बनाओ, तुम खुद वैज्ञानिक बनो, और तुम दुनिया को मार्गदर्शन दो। आज जितने भी लोग जैविक से जुड़े हैं, जो पुरोधा लोग, आज यहाँ भी आपने सुना होगा, पहले दिन से ही लगातार अच्छे कृषक आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सब चीज़ें अपने खेत पर करके देखी है। और वैज्ञानिक वही होता है जो सिस्टेमेटिक अध्ययन करता है अपने खेत का, दिन ब दिन उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उस फसल के अंदर, जो इसका अध्ययन करे वही सही वैज्ञानिक है।
तो मेरा आपसे एक विशेष निवेदन, विनम्र निवेदन यही है कि किसान भाई आप सिर्फ इतना सा कर लें कि छोटे से ये अपनी एक स्टेप शुरू करें, अच्छे से करें, और दुनिया में कोई चीज़ों की कमी नहीं है। अभी हरिराम जी एक नई बात और बताऊं, अभी जो ये अपन सोच रहे हैं ना अखा तीज के दिन अपन खाद डालेंगे खेतों में, अब इसकी पद्धति बदल दो। अखा तीज के दिन खेत में खाद नहीं डालना, इस खाद को वहाँ ले जाओ और खेत पे एक जगह ढेर कर दो मजे में छावड़ा में, और उसके बाद में फुर्सत में भिड़ो और इस पूरे खाद को रेत चाड़ने में छान लो। वो रेत चाड़ने वाला चाड़ना अपन ऐसा लगाते ना तिरछा, उस पर करके और इसको छान लो। उसकी जो एक साइज का जो नीचे जो वो खाद आता है, उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात मालूम पड़ी है कि इसको गर्मी में नहीं, फसल बोने के बाद में इसको खाली फेंक दो पूरे खेत में, तगारी से हाथ से फेंक दो, जैसे डीएपी यूरिया या सुपर फास्फेट फेंकते हैं ना ऐसा। तो इसके रिजल्ट बहुत जोरदार मिले हैं। इसमें ट्रालिन बंद खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कुछ गाड़ी में काम हो जाएगा, कुछ कुंटल में काम हो जाएगा। ये खाद के बारे में बोलते हैं। ये जो अपन ने ऊपर से जो कवर कर दिया जमीन को, इस खाद के बारे में ये बात मालूम पड़ी है कि ये आखिरी समय तक, जब तक बरसात चलती रहेगी तब तक ये पकने की अवस्था तक उस पौधे को उपलब्ध होता रहता है। इसकी एक विशेष बात यह है, सिर्फ छान करके और आखिरी में फेंकने से। इसको गेहूं बोने के पहले भी हमने प्रयोग करवाया है कि यदि तैयार खेत में या तो आप डाल दो या आप बोनी कर दो गेहूं की, और उसके बाद में इसको पाखर दो, और आप देखिए इसके रिजल्ट इतने जोरदार है कि पूछो मत। और जो मैं हमेशा बताता हूं, चलते पानी में, अभी गर्मी के दिनों में जिसकी फसल खड़ी, वो एक खास नुस्खा सुन लें। चलते पानी में चाहे आपके सब्जी भाजी कुछ भी खड़ी हो, अभी प्याज खड़ा हो, कुछ भी खड़ा हो, जो पानी हमारे खेत में जा रहा है, इस पानी की जो मेन जो नाली है जहाँ से पानी खेत में एंट्री कर रहा है, उस जगह पर कुछ नहीं करना है। गोबर के खाद से भर करके टाट की बोरी खाली उस पानी में पटक देना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना। निमाड़ में तो वो बांस के टोपले में रख लेते हैं इस खाद को, और बांस के टोपले में रखा हुआ ये खाद उस नाली में रख देते हैं। ये नाली में रखना है, उस जहाँ धारा गिर रही है उसके नीचे नहीं रखना, नहीं तो एक ही बार में बह जाएगा। थोड़ा आगे उस टोपले को रखो ताकि इसमें से होता हुआ ये पानी जाए। इसको निमाड़ में रसायन बोलते हैं। ये जो रसायन है इसके बारे में खास मालूम पड़ा कि यदि लहसुन में, ये प्याज में, या ये जो आपकी वो ये चुकंदर के जो काफ़ी किसान हो गए आजकल अपने इंदौर के आसपास, उनका भी ये अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर ये पानी, गोबर के खाद का ये पानी अगर खेत में जाता है पानी के साथ में ये खाद, तो इसकी विशेष बात यह है कि ये पूरी तरह से कंद के लिए जवाबदार है। बहुत बढ़िया। मैं ये बात बोलना चाह रहा था कि जिन लोगों को अभी जिसकी फसल खड़ी है खेत में, उन्होंने जब ये गोबर के खाद से भरा हुआ बांस का टोकना या टाट की बोरी रखी, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बार भी रख दी हो, तो उसकी एक खास बात है कि ये कंद वाली फसल, चाहे प्याज हो, अब लहसुन तो उखड़ गया, खास करके प्याज में मैं एक विशेष बात बता रहा हूँ। प्याज की ग्रोथ, प्याज का विकास रुकेगा नहीं यदि हम इस ज़मीन को नरम बनाने की कोशिश करें। तो नरम बनाने के लिए कोई दुनिया में केमिकल नहीं है, दुनिया में एक ही चीज़ है, ये भारत का ये गोबर और कचरे का बना हुआ खाद। अगर इसका पानी खेत में जाता है तो ज़मीन नरम रहती है, और ज़मीन नरम रहती है तो कंद वाली कोई भी फसल अच्छी फूलती है टॉप की, और कहीं कोई कमी नहीं रहेगी कि हमारे यहाँ प्याज की फसल कमज़ोर पकी, या कोई भी फसल, चाहे वो चुकंदर हो, शुगर बीट हो, ये कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं पकेगी। एक और विशेष खास बात, अभी ऐसे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं कि जो मालवा की ज़मीन की एक विशेषता है कि
जब सूखती है तो फटती है, जब सूखती है गर्मी के दिनों में तो उस पर क्रैक्स आते हैं, और क्रैक्स आना यानी कि जड़ों का टूटना। जड़ें टूटती है तो फसल बिना किसी काम के पीली होती है। तो एक इसका मैं राज बता दूं आपको कि ऐसे समय में जब हमारा गेहूं पकने की अवस्था में हो और जिस समय हमारे खेत में गर्मी शुरू हो गई हो, तो उन दिनों भी अगर ये खाद के पानी का प्रयोग किसान भाइयों ने किया है तो उन खेतों में ज़मीन में क्रैक्स नहीं आए हैं, दरार नहीं फटी है, और उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं कि वहाँ पीलापन भी नहीं हुआ और वहाँ पैदावार भी मार नहीं खाई है। ये एक खास बात है ये गोबर के खाद के पानी की। एक बहुत विशेष बात, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी सिकंदर और पोरूस की। पोरू राजा हमारे भारत के, जब उन्होंने बार बार सिकंदर को हराया और एक बार जब वो सिकंदर से हार गए तो जब उनको बेड़ियों में बांध करके जब सिकंदर के सामने लाया गया, चूंकि पोरू भी राजा थे, सिकंदर भी राजा थे, सम्राट थे, तो जब सिकंदर ने पूछा कि पोरू तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरू ने जवाब दिया था, मेरे साथ वही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और वो सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरू को ससम्मान रिहा किया, और सिकंदर के पास बैठी हुई उसकी पत्नी उसने उठ करके सिकंदर के हाथों में राखी बांधी। समझ में आया? ये ऐसे भारत के राजा हो गए। जरा ताली बजा दो अपने राजा के लिए एक बार। ये जमीन जिंदा है, ये जमीन जीवित है। और उसका उदाहरण कि जमीन के अंदर हरे भरे पेड़ पौधे और फसल पैदा होती है। यदि पेड़ पौधों में जान है, ये किसने कहा था? मेरे ख्याल से अपन सब जानते हैं। वो भी विश्व का वैज्ञानिक, वो भी भारत का ही था जिसने विश्व को कहा कि पेड़ पौधों में जान होती है। बताएंगे कोई युवा? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दादा के लिए तालियां बजा दें। जगदीश चंद्र बसु, थैंक यू। पीछे से भी हाथ उठे हैं। ये जगदीश चंद्र बसु साहब ने अमेरिका को ये समझाया। अमेरिका तो मानने को तैयार नहीं था कि पेड़ पौधे में जान होती है। तो ये पेड़ पौधों में जान इसलिए होती है कि पेड़ पौधा जहाँ खड़ा हुआ है, यदि वहाँ जान नहीं है तो पेड़ पौधों में जान कहाँ से आएगी? तो जब जान से जान का संबंध है, यानी कि जमीन से जब मनुष्य का संबंध है, जब जमीन भी जिंदा है, मनुष्य तू भी जिंदा है, तो फिर जमीन के साथ में मरे की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? पत्थर की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? जिस दिन ये व्यवहार हम बंद करेंगे, सिर्फ धरती माता से एक जीवित जैसा व्यवहार करेंगे, जब उसमें जीव है, करोड़ों अरबों की ताकत है उसमें, उन जीवाणुओं की। अभी और एक वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये यूरिया, हम सोचते हैं कि यूरिया ने हमारी फसल को हरा कर दिया। ये डीएपी, ये पोटाश जब जमीन में जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये तब तक उस पौधे को उपलब्ध नहीं होते हैं जब तक कि उस जमीन के अंदर बैक्टीरिया नहीं हो। और बैक्टीरिया अभी तक बने नहीं है लेबोरेटरी में। बैक्टीरिया को डेवलप किया गया है, पर बैक्टीरिया आज तक अलग से नया बैक्टीरिया किसी भी वैज्ञानिक ने आविष्कार नहीं किया है, बनाया नहीं है। तो मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि ज़मीन में जो करोड़ों अरबों की ताकत है, यानी कि हमारे जो 33 करोड़ देवताओं की जो कल्पना है, वो कहीं नहीं है, इस ज़मीन के अंदर है। एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी की उठाएंगे तो इसमें वो सब 33 करोड़ देवी देवता है जो मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए हैं। ये देवता बस रहे तो ये रसायन भी काम कर रहे हैं, वरना ये सिर्फ रसायन हो। यदि उस खेत के अंदर, ऐसे कई खेत हैं जो बंजर खेत थे, जिसके अंदर कोई चीज़ पैदा नहीं हो रही थी, वो ऊसर हो गए। ऊसर एक शब्द है, ऊसर, जिसके अंदर कोई पौधा नहीं पनपता है। फसल तो ठीक है, जिसके अंदर घास भी नहीं पनपता है, उस मिट्टी को कहते हैं ऊसर। आप ऊसर जमीन में कितना भी डीएपी डाल दो, यूरिया डाल दो,
उसमें कभी भी पौधा नहीं पनपेगा, पनपना तो ठीक है, उसका अंकुरण भी नहीं होगा। ये इस बात को सिद्ध करता है कि जमीन के लिए ये रसायन पदार्थ पर्याप्त नहीं है। ये भी तब काम करेंगे जब हमारी जमीन में ये रासायनिक खाद तभी काम करते हैं जब जमीन के अंदर वो बैक्टीरिया हो। यानी कि इन बैक्टीरिया का वो रोल है, जैसे बाटी बहुत कड़क बनी, इतनी कड़क कि खाने वाले को दिक्कत गई, मगर जब उस बाटी को वापस उनसे खाने वालों से ले लिया और जब उसको गरम गरम दाल में उस बाटी को जब चूर के डाल दिया गया और फिर वापस उस बूढ़े व्यक्ति को दिया, तो उसने वो बाटी बहुत अच्छे से खा ली। तो ये जो बाटी का रूप बदला, जो कड़क बाटी को नरम बना दिया, वो उस दाल ने बना दिया। बस यही रोल इन बैक्टीरिया का है, जो जमीन में पड़े हुए रसायनों को, इन पौधों को खाने योग्य हालत में बदल करके जो वहाँ उपलब्ध करा दे, यही बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया आज तक मैंने बताया किसी रसायन की फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। इन बैक्टीरिया को जीवित रखने की जो जवाबदारी है वो हमारी है, हम खेती से जुड़े हुए लोग। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा गोबर का खाद हो, गोबर का खाद ही होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास में सिर्फ गोबर कम रहे, मगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में कचरा होना चाहिए। ये तमाम हवा चलने से जो आज पत्ते नीचे गिर रहे हैं, पीपल के, आम के जो पत्ते नीचे गिर रहे हैं अभी गांव में, ये तमाम पत्तों को उड़ के जाने मत देना, इन सब को अवेयर लेना और इन सब में गोबर के खाद का खाली पानी डाल देना। ये सब सड़ जाते हैं, क्योंकि गोबर के खाद के पानी में वो बैक्टीरिया है जो हमारी ज़मीन को वापस जिंदा बनाती है। इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। मैं और अधिक समय अब आपका नहीं लेना चाहता। आज आप भले संख्या में कम थे, पर मैंने एक दिल से कोशिश की है कि अब हमारे कॉन्सेप्ट हम खोलें, हमारे संपर्क में जो भी आए उनको हम ये कहें कि अब अपने को वापस उस आंदोलन की ओर चलना है जिस आंदोलन में कोई झंडा नहीं उठाना है। हमको तो हमारे खेत को, थोड़े थोड़े खेत को हमको जैविक बनाना है। और जो लोग जैविक से जुड़े हैं उनको हमें प्रेरित करना है, उनके सामान को ससम्मान खरीदें। जैविक का सम्मान तब होगा जब जैविक लाने वाला वो किसान जो जैविक पदार्थ आपके लिए हाजिर कर रहा है, उस सामान को आप खरीदें। और खरीदें ही नहीं, उसको प्रसाद मान के ग्रहण करें। वो मामूली चीज़ नहीं है, वो वस्तु नहीं है, उसको आप सिर से लगाएं। जैविक का वो गुड़, उसको खाने से पहले जैसे हम चरणामृत को सिर से लगाते हैं, वो गेहूँ जो किसान ने जैविक से पैदा किया है, उसको आप पहले नमन करें प्रसाद स्वरूप, और उसके बाद में उसको ग्रहण करें। उसके रिजल्ट देखिएगा आप। बस मेरा यही आह्वान, मेरी भावना यही थी। अंत में वही मंत्र कि भोजन तो जहर से मुक्त रहे, हवा भी हो अमृत जैसी, ये वस्त्र जहर से मुक्त रहें, जब करें थोड़ी थोड़ी जैविक खेती। पूरे इंडिया से जुड़ चुका हूँ। ये रिलायंस फाउंडेशन एक संस्था है जो किसानों के लिए टोल फ्री नंबर उन्होंने एक जारी किया है, उसमें किसानों का कोई खर्चा नहीं लगता है। उस पर आप जब फ़ोन करेंगे तो हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान भाई हैं, इन सब का नंबर मुझसे जुड़ेगा और मेरी आपसे बात होगी। आपको सिर्फ वो 11 नंबर का जो मोबाइल नंबर है उसको आपको डायल करना है, कोई भी उठाएगा। जब आप बताएंगे कि मैं इंदौर, धार, देवास, खरगोन, किसी भी ज़िले का आप नाम बता दीजिए, वो कॉल मेरे तरफ डाइवर्ट होगा और मेरी और आपकी बात होगी। नंबर नोट कर लें प्लीज़। 1800 419 8800। ये 11 डिजिट का है। फिर से बोल रहा हूँ, 1800 419 8800। चाहें तो आप मेरे नाम पे सेव कर लें, तांबे जी, NK तांबे मेरा नाम है, या
आप रिलायंस के नाम पे भी सेव करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मध्य प्रदेश के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे पास में फ़ोन आएगा और मैं ही आपसे बात करूंगा। कोटिशा धन्यवाद। ये संपर्क बनाए रखें आप, मेरी आपसे एक निवेदन है। नमस्कार।